जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंटरनेट के उपयोग। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखेंगे इंटरनेट के उपयोग से किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे टॉपिकों का हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी के समय में कोई भी ऑफिस हो या कहीं भी आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या सरकारी जॉब कर रहे हो, इंटरनेट का आपके जीवन में बहुत उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इंटरनेट के उपयोग के बारे में, जो किस तरह से और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर पर आधारित ये जो भी अभी तक चैप्टर हमने बताया है काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, हमारा ये कंप्यूटर का जो भी थ्योरी क्लास अभी आ रहा है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है इंटरनेट का उपयोग। चलिए देखते हैं इंटरनेट का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इंटरनेट का उपयोग जो है वर्ल्ड वाइड वेब में करते हैं, ईमेल में करते हैं, सोशल नेटवर्किंग में करते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, यूट्यूब, इन सभी में हम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, टेलीनेट या रिमोट लॉगिन में करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करते हैं, इंस्टेटिंग मैसेजिंग में करते हैं, चैटिंग में करते हैं, न्यूज़ ग्रुप में करते हैं, यूज नेट में करते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी में करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न में करते हैं, ई कॉमर्स में करते हैं। ठीक है, ई बिजनेस में करते हैं, ई प्रशासन में करते हैं, ई टेलीफोनी में करते हैं, शिक्षा और अनुसंधान में करते हैं। ठीक है, मनोरंजन में करते हैं। तो इन सभी जगहों पे हम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। चलिए बारी बारी से समझते हैं जो ईमेल में हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट पर कम खर्च में तीव्र गति से मैसेज भेजने या प्राप्त करने का एक लोकप्रिय साधन है। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। ईमेल संदेश एक साथ एक या अधिक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। ईमेल संदेश जो है, ईमेल संदेश के साथ टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो फाइल संलग्न कर भेजा जा सकता है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। भेजे गए ईमेल की एक कॉपी भेजने वाले के ईमेल अकाउंट पर भी उपलब्ध होता है, जिसे बाद में देखा, ठीक है, परिवर्तित व्यू और परिवर्तित किया जा सकता है, यानी एडिट कर सकते हैं, उसको पुनः भेज सकते हैं, यानी फॉरवर्डेड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल के विकास का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन को जाता है। ठीक है, आपसे इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो ईमेल के विकास का श्रेय टॉमलिंसन को जाता है, वो कहाँ के थे। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन दे देगा जापान, इंडिया, अमेरिका। तो आप लोग का सही आंसर जो है वो रहेगा अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल की तुलना परंपरागत डाक व्यवस्था से की जा सकती है, जहां ईमेल भेजना पत्र भेजने के समान है। ईमेल की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता का एक ईमेल एड्रेस होता है, जिसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के पास ईमेल खाता खोलकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उपयोगकर्ता अपने ईमेल एड्रेस तथा पासवर्ड का प्रयोग कर जो है ईमेल सर्वर से जुड़ता है, जिसे लॉगिन कहते हैं। इसके बाद हम दिए गए ईमेल एड्रेस पर संदेश या मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल सर्वर प्रत्येक ईमेल खाताधारी को एक निश्चित मेमोरी प्रदान करता है, जिसे मेल बॉक्स या इनबॉक्स कहा जाता है। ईमेल सेवा भेजे गए संदेश को प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में डाल देता है। इस प्रकार संदेश पाने के लिए प्राप्तकर्ता का तत्काल कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा अनुसार इंटरनेट के जरिए संदेश को सर्वर से डाउनलोड किए बिना अपनी मेल बॉक्स खोलकर संदेश पढ़ सकता है। संदेश पढ़ने के बाद प्राप्तकर्ता उस ईमेल को सेव कर सकता है, डिलीट या नष्ट कर सकता है, उसका रिप्लाई जवाब दे सकता है, या उन संदेशों को ज्यों का त्यों या संशोधित कर किसी दूसरे उपयोगकर्ता को
फॉरवर्ड कर सकता है। परंपरागत डाक व्यवस्था की तुलना में ईमेल सेवा इतना तीव्र है कि परंपरागत डाक व्यवस्था को धीमा मेल यानी स्नैल मेल कहा जाने लगा। ठीक है, इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए SMTS यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि संदेश भेजने के लिए जो है POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ईमेल के लाभ व हानि हम लोग देखते हैं, जो ईमेल में से क्या लाभ और हानि हमें होता है। तो डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ ईमेल के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग एडवांटेज समझते हैं, यानी कि लाभ समझते हैं ईमेल का, जो क्या लाभ है। तो संदेश भेजने का तीव्र व सस्ता माध्यम है। ठीक है, और दूसरा है ईमेल के साथ टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो तथा वीडियो फाइल भी भेजी जाती है। अब इसका हानि क्या है ईमेल का, तो ईमेल संदेश में आत्मीयता की कमी होती है। ईमेल अटैचमेंट इंटरनेट पर वायरस फैलाने का आसान तरीका है और गैर वांछित विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम लोग जानते हैं। जो विश्व का पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने 1971 में भेजा था। इन्हें ईमेल सेवा का जनक, फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, रे टॉमलिंसन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल एड्रेस क्या होता है। ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस को ईमेल सर्वर पर अपना खाता यानी अकाउंट खोलकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह का एक फॉर्म रहेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा उसमें। ठीक है, उसमें नाम, लास्ट नेम, डुप्लीकेट, डिपार्टमेंट, ऑफिस, यूजर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सभी डाल के सबमिट करना होता है, आपका ईमेल एड्रेस बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे इसको और समझते हैं। ईमेल सेवा में प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक विशेष यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल अकाउंट खोलते समय उपयोगकर्ता अपना यूजर नेम चुनता है। यदि वह यूजर नेम पहले से प्रयोग में है तो ईमेल सेवा प्रदाता कोई अन्य यूजर नेम चुनने का विकल्प देता है। यदि वह यूजर नेम प्रयोग में नहीं है तो इसे उपभोक्ता के लिए आरक्षित यानी रिजर्व कर लिया जाता है। ईमेल एड्रेस में होता है, क्या क्या होता है चलिए इसको जानते हैं। तो ईमेल एड्रेस में जो है सबसे पहले यूजर नेम होता है। ठीक है, तो यूजर नेम क्या होता है, तो यह उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूजर नेम का प्रयोग एक ही बार किया जाता है। ठीक है, @ इसे @ सिंबल कहा जाता है, जो ईमेल में स्वतः जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए डोमेन नेम को समझते हैं। तो यह उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदाता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे अखिलेश कुमार -वर्मा 9162247055 @gmail.com। इसमें मेल, ठीक है, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम 64 कैरेक्टर तक हो सकता है। यूजर नेम केस सेंसिटिव होता है, अर्थात इसमें कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दें कि ईमेल एड्रेस में कोई खाली स्थान नहीं रहता है। ठीक है, इसमें A से Z तक के अक्षर, 0 से 9 तक के अंक तथा कुछ विशेष चिन्ह हो सकते हैं। भारत में निःशुल्क ईमेल अकाउंट प्रदान करने वाले कुछ प्रमुख वेबसाइट हैं, जिसमें हमारा पहला है www.yahoo.com। ठीक है, दूसरा है www.hotmail.com, तीसरा है हमारा www.rediffmail.com और चौथा हमारा है www.gmail.com। ठीक है, चलिए एड्रेस बुक के बारे में जानते हैं हम लोग। जो एड्रेस बुक क्या होता है, तो ईमेल सेवा में बने एड्रेस बुक में ईमेल एड्रेस स्टोर किया जाता है, जिसे जरूरत पड़ने पर मेल भेजा जा सकता है। एड्रेस बुक में स्टोर किए गए ईमेल एड्रेस को दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसे सेलेक्ट कर 2CC या BCC में डाल दिया जाता है। ठीक है, इससे प्रत्येक ईमेल एड्रेस को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए मेलिंग लिस्ट के बारे में समझते हैं। जो मेलिंग लिस्ट क्या होता है, तो यह ईमेल की एक विशेषता है जिसके द्वारा कोई संदेश कई लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है। मेलिंग लिस्ट में प्राप्तकर्ताओं के ईमेल एड्रेस संग्रहित रहते हैं। जब किसी संदेश को मेलिंग लिस्ट में भेजा जाता है तो ईमेल सर्वर उन
संदेश को मेलिंग लिस्ट में उपलब्ध सभी ईमेल एड्रेस को स्वतः भेज देता है। ठीक है, अटैचमेंट के बारे में समझते हैं। जो अटैचमेंट क्या होता है, तो किसी ईमेल के साथ टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो युक्त किसी फाइल को जोड़कर भेजा जा सकता है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल विंडो में पेपर क्लिप के चित्र वाला आइकन होता है, जिसे पर क्लिक करने से अटैचमेंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें अटैच किए जाने वाले फाइल का नाम तथा मेमोरी में इसका लोकेशन डालने पर वह फाइल ईमेल के साथ जुड़ जाता है। जिस ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट होता है उसके साथ एक पेपर क्लिप का आइकन बन जाता है। ठीक है, चलिए सिग्नेचर के बारे में समझते हैं। सिग्नेचर क्या होता है, तो ईमेल संदेश के अंत में कोई विशेष अभिवादन या सूचना, यूजर नेम, ईमेल पता, फोन नंबर आदि जोड़ी जा सकती है, जिसे सिग्नेचर कहा जाता है। ईमेल के सिग्नेचर आइकन में पेन का चित्र बना होता है। इस पर क्लिक करने से संदेश के साथ सिग्नेचर स्वतः जुड़ जाता है। यह ईमेल संदेश को आत्मीयता का स्वरूप जो है प्रदान करता है। ठीक है, कार्बन कॉपी के बारे में समझते हैं, जिसको हम लोग सीसी भी बोलते हैं। किसी मैसेज को यदि ईमेल के जरिए एक या अधिक व्यक्तियों को सूचना भेजना होता है तो उसका ईमेल एड्रेस कार्बन कॉपी यानी सीसी कॉलम में लिखा जाता है। कार्बन कॉपी बॉक्स में अंकित पते पर ईमेल पाने वाला यह जान सकता है कि उक्त ईमेल इसके अतिरिक्त और किन किन पते पर भेजा गया है। ठीक है, चलिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी को समझते हैं। वो क्या होता है, जिसको हम लोग बीसीसी भी बोलते हैं। तो यह कार्बन कॉपी के समान ही है। सीसी तथा बीसीसी में अंतर यह है कि कार्बन कॉपी द्वारा भेजे गए संदेश में प्राप्तकर्ता को यह पता होता है कि यह संदेश अन्य किन किन लोगों को गया है। दूसरी तरफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी में प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चल पाता कि यह संदेश अन्य किन किन व्यक्तियों को भेजा गया है। ठीक है, चलिए प्राथमिकता को समझते हैं। तो किसी ईमेल संदेश में प्रायोरिटी तय किए जाने का विकल्प होता है। किसी ईमेल को 3 प्रायोरिटी लो, नॉर्मल तथा हाई में से किसी एक में रखा जा सकता है। हाई प्रायोरिटी वाले ईमेल संदेश की डिफॉल्ट प्रायोरिटी नॉर्मल होता है। तात्पर्य यह है कि अगर कोई प्रायोरिटी इंगित न की गई हो तो वह ईमेल नॉर्मल प्रायोरिटी वाला होता है। ठीक है, रिप्लाई के बारे में समझते हैं। रिप्लाई क्या होता है, तो अगर हम प्राप्त किए गए किसी ईमेल का जवाब रिप्लाई में भेजते हैं तो सब्जेक्ट बॉक्स में RE स्वतः जुड़ जाता है, जो रिप्लाई को इंगित करता है। ठीक है, फॉरवर्ड के बारे में समझते हैं। फॉरवर्ड क्या होता है, तो यदि प्राप्त किए गए ईमेल को किसी अन्य ईमेल एड्रेस पर भेजते हैं तो इसे फॉरवर्ड कहा जाता है। इसके साथ FW स्वतः जुड़ जाता है, जो फॉरवर्ड को जो है इंगित करता है। ठीक है, चलिए ड्राफ्ट के बारे में समझते हैं। यदि आप कोई ईमेल संदेश तैयार करते हैं परंतु उसके बाद में भेजने के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे ड्राफ्ट फोल्डर में सेव कर सकते हैं। इस ईमेल संदेश को कभी भी खोलकर एडिट, डिलीट या किसी ईमेल एड्रेस को सेंड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईमेल मैसेज फॉर्मेट को देखते हैं, किस तरह का इसका फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारा डिस्प्ले पे दिख रहा है बच्चों, इस तरह का हमारा ईमेल का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ टू है, फ्रॉम है, सीसी है, बीसीसी है, सेंड है, पेज कलर है, बहुत सारे इफेक्ट है, थीम है, बहुत सारे ऑप्शन है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम भेजने वाले का पता जो होता है वो हम लोग फ्रॉम में डालते हैं। ठीक है, ईमेल भेजते समय फ्रॉम तथा डेट ईमेल प्रोग्राम द्वारा स्वतः पूरा कर लिया जाता है। टू में हम लोग पाने वाले का ईमेल पता एक या अधिक डाल सकते हैं। ठीक है, सीसी में हम लोग कार्बन कॉपी भेजे जाने वाले का ईमेल पता रहता है। ठीक है, बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी में वह ईमेल पता जिसे मैसेज ब्लाइंड कार्बन कॉपी के रूप में भेजना है, बीसीसी का यूज करते हैं। सब्जेक्ट में हम लोग ईमेल संदेश का विषय लिखा जाता है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट रहता है वो लिखा जाता है।
अटैच फाइल में ईमेल के साथ अटैच फाइल जोड़ सकते हैं, ठीक है। और बॉडी में ईमेल संदेश का टेक्स्ट तथा उसके साथ लगे अटैचमेंट का आइकन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ईमेल संदेश की सुरक्षा के बारे में समझते हैं। सिक्योरिटी ऑफ ईमेल, तो पहला जो है वह व्यक्तिगत सूचना को ईमेल पर न भेजें। दूसरा है संदिग्ध ईमेल या उसके अटैचमेंट को न खोलें। तीसरा है स्पैम ईमेल संदेश का उत्तर न दें। चौथा है ईमेल अकाउंट बंद करते समय हमेशा लॉग आउट करें। पांचवा है ईमेल पासवर्ड को सुरक्षित रखें तथा इसे समय समय पर बदलते रहें, ठीक है। चलिए ईमेल स्पैम के बारे में समझते हैं। जो ईमेल स्पैम क्या होता है, तो इसे जंक ईमेल या अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें अवांछित ईमेल अनेक व्यक्तियों को उनके ईमेल एड्रेस पर भेजा जाता है। स्पैम भेजने वाला विभिन्न स्रोतों से ईमेल एड्रेस प्राप्त करता है। वर्तमान में ईमेल स्पैम कुल स्पैम का 80% होता है, ठीक है। यूजनेट के बारे में समझते हैं। यूजनेट क्या होता है, तो यह यूज नेटवर्क का संक्षिप्तकार है। यह इंटरनेट आधारित एक व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइटों को आपस में जोड़कर उसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह किया जाता है। इसमें विभिन्न उपयोगकर्ता किसी खास विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा दूसरों व्यक्ति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को पढ़कर उन पर अपनी प्रतिक्रिया यानी कमेंट दे सकते हैं। न्यूज ग्रुप यूजनेट का एक उदाहरण है। इस विशेष कार्य के लिए रखे गए सर्वर को न्यूज सर्वर कहा जाता है। पुशनेट की सहायता से संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जाता है जहां वह सबके लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। चलिए थ्रेड के बारे में समझते हैं। थ्रेड क्या होता है, तो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम में किसी विषय पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा अलग से चर्चा आरंभ करना थ्रेड कहलाता है। इस विषय पर किए गए पोस्ट तथा उनके रिप्लाई से मिलकर नए थ्रेड का निर्माण जो है होता है, ठीक है। न्यूज ग्रुप के बारे में समझते हैं। तो यह समान विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट पर अपने विचार, अनुभव या किसी सूचना आदि को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, ठीक है। न्यूज ग्रुप इंटरनेट आधारित एक डिस्कशन फोरम है। यूजनेट न्यूज ग्रुप का एक उदाहरण है। न्यूज ग्रुप में अपने विचारों को डालना पोस्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए चैटिंग के बारे में समझते हैं। चैटिंग क्या होता है, तो इंटरनेट सेवा से जुड़े कंप्यूटर द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों को आपस में कीबोर्ड के माध्यम से बातचीत करना चैटिंग कहलाता है। इसमें दूर बैठे व्यक्ति के साथ चैट सर्वर के जरिए संपर्क स्थापित कर कीबोर्ड पर अपने विचारों को टाइप किया जाता है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किए गए संदेश उस चैनल से जुड़े सभी उपयोगकर्ताओं के मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। इसमें दोनों उपयोगकर्ताओं का कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक है। इस कारण विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया भी दी जा सकती है। चैटिंग की सुविधा रेडिफ, याहू, गूगल आदि सर्विस प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। चैटिंग के दौरान किसी चैनल पर उपयोगकर्ता को उसके यूजर नेम द्वारा जाना जाता है। इंटरनेट रिले चैट, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम चैटिंग जो है सुविधा उपलब्ध कराता है। इसमें बातचीत का जवाब भी तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। किसी खास विषय पर बनाया गया ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप तो जीवंत लाइव संवाद स्थापित करता है, चैट ग्रुप कहलाता है, ठीक है। टेलीनेट के बारे में समझते हैं। टेलीनेट या रिमोट लॉगिन के बारे में जो क्या होता है, तो टेलीनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क। यह एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर यानी रिमोट कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना तथा संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा टेलीनेट या रिमोट लॉगिन कहलाता है। इस सेवा के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के पास दूरस्थ कंप्यूटर का लॉगिन नेम तथा पासवर्ड होना जरूरी है, ठीक है। चलिए टेलीनेट के जरिए जो है हम इंटरनेट सेवा का उपयोग कर किसी स्थानीय कंप्यूटर के द्वारा दूरस्थ स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर ऐसे कार्य कर सकते हैं मानो हम दूरस्थ स्थित कंप्यूटर के सामने ही बैठे हों। ऐसे में स्थानीय कंप्यूटर से दिया गया
कोई भी संदेश दूरस्थ कंप्यूटर पर क्रियान्वित होता है तथा उसका परिणाम स्थानीय कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में समझते हैं, वो क्या होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इंटरनेट पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर तुरंत जीवंत संवाद यानी लाइव कॉन्वर्सेशन स्थापित करना इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता है। यह ऑनलाइन चैट का एक रूप है। इसमें मैसेज पाने वाला तुरंत उसका जवाब भी दे सकता है। इसमें हम टेक्स्ट के साथ चित्र, ऑडियो तथा वीडियो फाइल भी भेज सकते हैं। ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग की सुविधा प्रदान करने वाले कुछ वेबसाइट हैं, जिसमें है हमारा विंडोज लाइव मैसेंजर, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक। ठीक है। चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में समझते हैं। तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से दो या अधिक अलग अलग स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में जीवंत यानी लाइव दृश्य व श्रव्य वीडियो एंड ऑडियो संवाद स्थापित कर सकते हैं। मानो वो एक साथ बैठे हो। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर, वेब कैमरा, माइक, स्पीकर तथा इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें माइक्रोफोन तथा वेब कैमरा द्वारा क्रमशः ध्वनि और चित्र को डिजिटल डाटा में परिवर्तित कर इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर तक भेजा जाता है। दूरस्थ कंप्यूटर द्वारा डिजिटल डाटा को ऑडियो तथा वीडियो सिग्नल में बदलकर स्पीकर तथा मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंप्यूटर पर मल्टीमीडिया के उपयोग का जो है एक उदाहरण है। ठीक है। चलिए इंटरनेट टेलीफोनी के बारे में समझते हैं। जो इंटरनेट टेलीफोनी क्या होता है, तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवा के जरिए टेलीफोन पर उपलब्ध सेवाओं का प्रयोग करना इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है। इसके द्वारा आवाज यानी वॉइस या फैक्स आदि को टेलीफोन नेटवर्क की जगह इंटरनेट के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इंटरनेट टेलीफोनी इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रियल टाइम टेलीफोन संवाद स्थापित करता है। इंटरनेट टेलीफोनी में आवाज के प्रसारण के लिए VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP के अलावा VoIP सर्विस प्रोवाइडर की सेवा भी ली जाती है। इसमें फोन का शुल्क नहीं लगता, बल्कि केवल इंटरनेट का शुल्क देना पड़ता है। अतः कम खर्च में लंबी दूरी की बातचीत संभव हो पाती है। इंटरनेट टेलीफोनी में सॉफ्ट फोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर में स्थित माइक और हेडफोन स्पीकर का प्रयोग टेलीफोन की तरह बातचीत करने के लिए करता है। ठीक है। चलिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन समझते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग IPTV भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कर टेलीविजन प्रसारण करना, उसे प्राप्त करना तथा अपने कंप्यूटर पर उसे देखना IPTV कहलाता है। इसमें टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कैसेट स्विचिंग तकनीक द्वारा किया जाता है। ठीक है। पैकेट स्विचिंग तकनीक द्वारा किया जाता है। ठीक है। IPTV में 3 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहती है। ठीक है। पहला जीवंत प्रसारण देखना यानी लाइव टीवी देखना। दूसरा है पूर्व में प्रसारित कार्यक्रमों को अपनी सुविधा अनुसार देखना यानी टाइम शिफ्टेड प्रोग्राम। और तीसरा है वीडियो ऑन डिमांड यानी जिसको हम लोग VOD भी बोलते हैं, द्वारा अपनी इच्छा अनुसार चयनित कार्यक्रम को देखना। ठीक है। चलिए ई कॉमर्स के बारे में समझते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है और इंटरनेट का उपयोग किस तरह किया जाता है ई कॉमर्स में। तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर किसी व्यवसाय को संचालित करना ई कॉमर्स कहलाता है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तथा व्यापारियों से संपर्क स्थापित करना, उत्पादों का विज्ञापन करना तथा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना आदि शामिल है। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है। इसमें उत्पादों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। विवरण देखकर किसी उत्पाद के लिए घर बैठे ही खरीदने का ऑर्डर दिया जा सकता है। इसके बाद कंपनी द्वारा उत्पाद को उपभोक्ता के घर तक पहुंचा दिया जाता है। इसे ई ट्रेडिंग भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए ई कॉमर्स को जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा B2B। ठीक है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। 2 कंपनियों के बीच किया गया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार जो है
B2B बिजनेस कहलाता है, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है। दूसरा हमारा है B2C बिजनेस टू कस्टमर, यानी कंपनी तथा उपभोक्ता के बीच का इलेक्ट्रॉनिक व्यापार जो है B2C कहलाता है, ठीक है। और C2C है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी दो उपभोक्ताओं द्वारा आपस में इंटरनेट पर किया गया लेन देन C2C बिजनेस कहलाता है, ठीक है। चलिए कुछ रोचक तथ्यों को भी समझते हैं। भारत सरकार ने सूचना तकनीक अधिनियम 2000 यानी 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर किए गए लेन देन को वैधता प्रदान किया है, ठीक है। चलिए ई पब्लिशिंग के बारे में समझते हैं। जो ई पब्लिशिंग क्या होता है, तो किसी पुस्तक या लेख को वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर करना ताकि इच्छुक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से इसे देख व पढ़ सकता है, ई पब्लिशिंग कहलाता है। इसमें पुस्तक को डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जाता है जो इंटरनेट पर निःशुल्क या थोड़ा शुल्क चुकाकर उपलब्ध होता है। इस तरह प्रकाशित किए गए पुस्तक को ई बुक कहा जाता है, ठीक है। इसे ई बुक रीडर सॉफ्टवेयर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट रीडर ई बुक के लिए तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए रोचक तत्व को समझते हैं। जो ब्लॉग तथा अन्य ऑनलाइन विषयों से संबंधित पुस्तकें जिन्हें ब्लॉग पर प्रकाशित किया जाता है बुक्स यानी ब्लॉग प्लस बुक्स कहलाती है। ब्लॉग पर आधारित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिया जाता है जिसे बुकर प्राइज कहते हैं, ठीक है, ब्लॉकर प्राइज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग को समझते हैं। ब्लॉग क्या होता है, तो यह वेब लॉग का संक्षिप्तकार है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। ब्लॉग का संचालन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर संचालनकर्ता यानी यूजर अपने विचार, घटनाओं का विवरण, ठीक है, फोटो या वीडियो आदि डाल सकता है। ब्लॉग पर उपयोगकर्ता द्वारा डाले गए विवरण को पोस्ट कहा जाता है, ठीक है। ब्लॉग को व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लॉग में सामान्यतः एक मुख्य पेज होता है। ब्लॉग के वेब पेज उल्टे क्रम यानी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात सबसे नया ब्लॉग सबसे पहले दिखाई देता है, ठीक है। किसी ब्लॉग को पढ़ने वाला उसका फॉलोअर कहलाता है। ब्लॉग को पढ़ने वाला ब्लॉग में दिए गए विचार या विवरण पर अपनी राय कमेंट दे सकता है। फॉलोअर्स की संख्या से किसी ब्लॉग की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। ब्लॉग को उपयोग तथा विचार के आधार पर अनेक समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे, ठीक है, जैसे जो है हमारा पर्सनल ब्लॉग, ठीक है, जो किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित होता है। माइक्रो ब्लॉग जो छोटे विवरणों का ब्लॉग है, ठीक है। कॉर्पोरेट ब्लॉग जैसे कंपनियों द्वारा संचालित ब्लॉग होता है। रिवर्स ब्लॉग यानी कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी विशेष विषय पर जारी चर्चा के दौरान तैयार ब्लॉग होता है। और लास्ट है हमारा आर्ट ब्लॉग, फोटो ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग आदि। वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित सभी ब्लॉग के समूह को ब्लॉगोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। ब्लॉग को प्रकाशित करने के लिए RSS यानी रियली सिंपल सिंडिकेशन फॉर्मेट तथा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि पर्सनल ब्लॉगिंग का आरंभ जस्टिन हॉल ने 1994 में किया था, अतः इन्हें पर्सनल ब्लॉगिंग का जनक कहा जाता है। जी हाँ, पर्सनल ब्लॉगिंग का जनक जो है जस्टिन हॉल को दिया जाता है, जिन्होंने 1994 में इसका जन्म किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में समझते हैं। सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन प्रोफेसर J.A. बार्नेस ने 1950 में शुरू किया था। आज हम सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इनके विचार जान सकते हैं तथा उन्हें अपने विचारों तथा कार्यकलापों से अवगत करा सकते हैं, ठीक है।
कुछ प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल, ऑर्कुट, लिंक्डइन, ये सभी कुछ प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, चलिए फेसबुक के बारे में समझते हैं। जो फेसबुक क्या होता है, तो यह वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, सन 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा प्रारंभ की गई इस वेबसाइट को फेसबुक आईएनसी कंपनी द्वारा चलाया व नियंत्रित किया जाता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध एक निःशुल्क सुविधा है जिसका प्रयोग इंटरनेट के जरिए किया जाता है। फेसबुक के प्रयोग के लिए उपयोगकर्ता को फेसबुक अकाउंट खोलना पड़ता है। 13 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति फेसबुक जिसके पास एक वैध ईमेल आईडी है, फेसबुक पर अकाउंट खोलकर अपना यूजर प्रोफाइल बना सकता है। ठीक है, यूजर प्रोफाइल में जो है व्यक्ति अपना फोटो तथा अन्य विवरण डाल सकता है, जो उपयोगकर्ता के लिए सोशल बायोडाटा की तरह कार्य करता है। फेसबुक अपने उपयोगकर्ताओं को पूरे विश्व भर में दोस्त बनाने, दोस्त की गतिविधियों का अपडेट रखने, दोस्तों का ग्रुप व कम्युनिटी बनाने, उनको संदेश भेजने, उनके द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ने तथा उन पर अपने विचार व्यक्त करने, दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करने, ऑनलाइन गेम्स खेलने आदि की अनेक सुविधाएं प्रदान करता है। फेसबुक के जरिए हम अपने दोस्तों को अपने बारे में होने वाली नई गतिविधियों से अवगत करा सकते हैं तथा उनकी गतिविधियों की जानकारी जो है हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा दिख रहा है इसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है फेसबुक का। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लें। यहीं पे हमारा फर्स्ट नेम रहता है, लास्ट नेम रहता है, ईमेल आईडी रहता है, री इंटर ईमेल रहता है, पासवर्ड रहेगा, यहाँ पे सेक्स पूछेगा आपसे जो मेल है या फीमेल है, फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिए, आपका खुल गया ईमेल आईडी। ठीक है, फेसबुक आईडी। इसके लिए बस आपका मेल आईडी रहना जरूरी है। ठीक है, चलिए फेसबुक के जरिए हम अपने दोस्तों को अपने बारे में होने वाली नई गतिविधियों से अवगत करा सकते हैं तथा उनकी गतिविधियों की जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, यह अपने उपयोगकर्ताओं को चित्र तथा वीडियो अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र पर www.facebook.com टाइप कर फेसबुक का होम पेज खोल सकते हैं, जहां साइन अप की सुविधा के द्वारा नया फेसबुक अकाउंट खोला जा सकता है। इसके बाद ईमेल आईडी तथा पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर फेसबुक सुविधा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपने फेसबुक अकाउंट का होम पेज आपसे संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों को प्रदर्शित करता है। इस पेज में उपयोगकर्ता द्वारा अपनी सुविधानुसार कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ट्विटर के बारे में समझते हैं। ट्विटर क्या होता है, ट्विटर का जो इस तरह का कुछ डिस्प्ले रहता है, इसका होम पेज। जब भी आप ट्विटर खोलिएगा अपने मोबाइल या लैपटॉप में, तो इसी तरह का आप लोग को एक पक्षी उड़ता हुआ दिखेगा, 2 आँख इस तरह का दिखेगा। ठीक है, इस तरह का आपका ट्विटर रहेगा। यहाँ पे होम पेज रहेगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। चलिए ट्विटर को समझते हैं। तो यह सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक उदाहरण है। इसे माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। इस वेबसाइट का प्रयोग कर इंटरनेट पर दुनिया भर में अपने मित्रों, शुभचिंतकों या फॉलोअर्स को संदेश भेजा जा सकता है। इस संदेश को ट्वीट कहा जाता है। ठीक है, ट्वीट टेक्स्ट आधारित छोटा संदेश है जिसमें अधिकतम 140 अक्षर हो सकते हैं। ट्विटर के उपयोग को ऑथर कहा जाता है। ठीक है, ट्विटर के उपयोगकर्ता को जो है क्या कहा जाता है, ऑथर। ऑथर द्वारा किए गए ट्वीट वेबसाइट के मुख्य पेज पर प्रदर्शित होते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए ट्वीट को जानने के लिए उस वेबसाइट पर जाने वाले को फॉलोअर्स कहा जाता है। ठीक है, फॉलोअर्स किसी ट्वीट पर अपनी राय यानी कमेंट भी दे सकता है। ट्विटर का उपयोग किसी विषय पर फॉलोअर्स की राय जानने, उन्हें संदेश पहुंचाने, पसंदीदा मित्र बनाने, मनोरंजन तथा विज्ञापन आदि के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ट्विटर जो है वेबसाइट का प्रारंभ 2006 में जैक डोर्सी द्वारा किया गया था। इसे इंटरनेट का एसएमएस की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए यूट्यूब के बारे में समझते हैं। यूट्यूब क्या होता है,
तो दोस्तों यूट्यूब का होम पेज जो है कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हमारे डिस्प्ले पे अभी दिख रहा है। यहाँ पे आपको नए नए टैब मिलेंगे, ठीक है, जितने चाहे उतने खोल सकते हैं। इसमें हम लोग सर्च कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। ये हमारा इधर होम पेज का कुछ ऑप्शन रहता है और यहाँ पे हमारे वीडियोज रहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे वीडियोज रहते हैं। चलिए इसको समझते हैं यूट्यूब को, ठीक है। तो यह जो है गूगल इंडिक कंपनी द्वारा संचालित एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, जहां कोई व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है या पहले से डाले गए वीडियो क्लिप को देख सकता है, अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के जरिए वीडियो क्लिप भेज सकता है। उपयोगकर्ता किसी वीडियो पर अपने विचार कमेंट भी छोड़ सकता है, ठीक है। कुछ वेबसाइट पर वीडियो डालने या डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है, जबकि गैर पंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड उपयोगकर्ता केवल वीडियो देख सकता है। यूट्यूब का प्रारंभ पेपल कंपनी के 3 व्यक्तियों चॉड हर्ली, ठीक है, स्टीव चेन तथा जावेद करीम ने मिलकर 2005 में किया था, ठीक है। चलिए फ्लैश के बारे में हम लोग समझते हैं। फ्लैश क्या होता है? तो यह मैक्रोमीडिया कंपनी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग वेब पर एनिमेशन, साउंड तथा इंटरएक्टिविटी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अधिकांश वीडियो गेम्स इसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेटिकेट के बारे में समझते हैं। नेटिकेट क्या होता है? तो इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के दौरान किए जाने वाले अपेक्षित व शिष्ट व्यवहार नेटिकेट, ठीक है, नेटिकेट इंटरनेट प्लस इटिक्विटी कहलाता है। हालांकि यह व्यवहार बाध्यकारी होता है, पर एक सभ्य व सुसंस्कृत उपयोगकर्ता द्वारा इसकी अपेक्षा की जाती है, ठीक है। एक्रोनिम्स को समझते हैं। एक्रोनिम्स क्या होता है? तो कंप्यूटर संचार में प्रचलित संक्षिप्तकार जिनका प्रयोग न्यूज ग्रुप, ईमेल, चैटिंग के दौरान किया जाता है, एक्रोनिम्स कहलाता है। इंटरनेट पर प्रचलित कुछ एक्रोनिम्स है जैसे ASAP यानी एज सुन एज पॉसिबल, BTW बाय द वे, FYI यानी फॉर योर इंफॉर्मेशन, IMO यानी इन माय ओपिनियन, LOL यानी लॉटिंग आउट लॉड, TIA यानी थैंक्स इन एडवांस। ये सभी जो है कुछ एक्रोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए फ्लेम के बारे में समझते हैं। फ्लेम क्या होता है? तो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा ईमेल, चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अवांछनीय व अपमानजनक भाषा का प्रयोग फ्लेम कहलाता है, ठीक है। इमोटिकॉन क्या होता है? चलिए उसको समझते हैं, ठीक है। ईमेल तथा ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षर तथा चिन्हों, लेटर एंड कैरेक्टर की सहायता से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना इमोटिकॉन कहलाता है। यह इमोशन प्लस आइकन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संकेतों के माध्यम से भावनाओं को अभिव्यक्त करना। जैसे इसका अर्थ है मुस्कुराता चेहरा और इसका अर्थ है दुखी चेहरा, ठीक है। ये सभी इमोटिकॉन है, इसको हम लोग को समझना होगा, ठीक है। ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे टॉपिकों को अच्छे से समझ ले, पढ़ ले, ठीक है। वीडियो को बार बार देखें, एक बार समझ ना आए तो उसके बाद ही एग्जाम में जाएं, ताकि वहाँ आप लोग को दिक्कत न हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, चैप्टर नंबर 14 इंटरनेट का उपयोग। आज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।